नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका साथी आरजे राघव। एक बार फिर लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल की किसी शख्सियत से, जानते हैं उनके बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में और उनके जीवन के बारे में। और इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रांत गुप्ता जी। आप बटमूल कॉलेज महापल्ली में एचओडी हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में। आज हम आपसे जानेंगे आपके बारे में। और एक बात हम आपको और बता दें कि आप एक साहित्यकार भी हैं, तो आज हम आपकी रचनाएं भी सुनेंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर विक्रांत गुप्ता जी का। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने बारे में कुछ बताने के पहले रेडियो धूम 89.6 के हेड रमाशंकर शुक्ला सर और उनकी पूरी टीम और हम सब के चहेते सहज सरल व्यक्तित्व और बीच बीच में जो हास्य की फुहार छिड़कते रहते हैं हमारे राघव जी, उनका मैं हृदय से आभारी हूं कि मुझे ये सौभाग्य आपने प्रदान किया मुझे यहाँ आमंत्रित करके। और नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर विक्रांत गुप्ता, चक्रधर नगर रायगढ़ का रहवासी हूँ मैं, और बटमूल कॉलेज में 17 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और मेरी जो शिक्षा है वो रायगढ़ से ही प्राथमिक शिक्षा, अगर हम बात करें स्कूलिंग की बात करते हैं तो मैं यहाँ डीवी कॉन्वेंट करके चलता था, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉन्वेंट, वहाँ से 8 तक मैंने किया। उसके बाद कुछ परिस्थितिवश चक्रधर नगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद जो हमारा पुश्तैनी हम बोल सकते हैं, जहाँ मेरे दादाजी, पिताजी और भाई सब हम लोग पढ़े, नटोर हाई स्कूल बहुत ही फेमस है, आज आत्मानंद स्कूल के नाम से भी जाना जा रहा है। वहाँ मैंने अपना हायर सेकेंडरी स्कूल पूरा किया। उसके बाद मैं बिलासपुर जा करके, क्योंकि शुरू से मेरी रुचि इस प्रकार से नहीं रही कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को मैं ऑप्ट करूं, पिताजी भी नहीं चाहते थे। दुर्भाग्यवश बी वगैरह इसमें नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो आईटी का उसमें बहुत बूम में चल रही थी आईटी में, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में उस समय, फिर वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया आईटी में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी में, उसके बाद एमफिल किया मैंने सीएस में, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में मैंने किया, उसके बाद एमटेक किया सीएस में। और इस प्रकार से मेरी जो शैक्षणिक गतिविधियां रही। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से फिर मेरा मोड़ वहाँ पे हुआ। मुझे सौभाग्य मिला मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद से कि वहाँ पढ़ाने का एडहॉक में, जहाँ 8 महीने मैं सीएसआईटी डिपार्टमेंट में पढ़ाया और डिस्टेंस एजुकेशन एक चलता था वहाँ पर। तो उसमें बाहर सभी राज्यों से, दिल्ली वगैरह से बच्चे आते थे और लगभग वहाँ सब कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं मौजूद था और अपना अध्यापन का कार्य करता था, मैनेजमेंट का काम भी देखता था। तो इस प्रकार मेरी शैक्षणिक गतिविधियाँ रही हैं। और रहा सवाल मेरे परिवार का, तो परिवार का ऐसा है कि पैदाइशी हम यहीं से हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी जो है, जब 56 में मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है, वो डायरेक्ट जो है उस समय में सेंट्रल प्रोविंस करके चलता था। अच्छा। मध्य प्रांत। तो उस पूरे प्रांत में प्रथम स्थान ला करके उन्होंने डायरेक्ट पोस्टेड सुपरिटेंडेंट यहाँ कलेक्ट्रेट में हुए। बेहद ईमानदार थे, वही छवि मेरे पिताजी में आई। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय मोतीलाल गुप्ता, पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री भरतलाल गुप्ता, जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे। और लास्ट ईयर ही नवंबर में उनका साया मेरे सर से उठ गया। और वो 8 भाषाओं के ज्ञानी थे। अच्छा। और वो कानून की इतनी किताबें वो पढ़ी थी उन्होंने कि वो फर्स्ट प्रतिधारक अधिवक्ता के रूप में भी नियुक्त रहे, सबसे लंबा कार्यकाल रहा, बहुत सहज सरल व्यक्ति थे। वही छवि आज उनके ही संस्कार जो है हमारे में है। माताजी स्वर्गीय मोहिनी देवी गुप्ता, 1 वर्ष पूर्व ही उनकी भी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार मैं अब अपने आप को अभागा समझता हूँ, क्योंकि जिनके सर से माँ बाप का साया हट जाता है, उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसको 2 लाइन से मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसके सर से माँ बाप का साया हट गया तो कैसा होता है। किसी ने सच ही कहा है कि जब कुछ ना था तब अभावों में खुशियां ही खुशियां थी, और जब आज सब कुछ है तो उन्हीं खुशियों का अभाव है। वाह, क्या बात। तो इस प्रकार से ये जो जर्नी है चली आ रही है। और जब आज लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम संयुक्त परिवार के रूप में आज भी हम चारों भाई एक साथ रहते हैं। वाह। दोनों बड़े भाई मेरे से 2 बड़े हैं और एक छोटा है। दोनों बड़े भाई जिंदल में लगे हैं, जिंदल पावर प्लांट में, और एक जिंदल स्टील में है। छोटा भाई पत्रकारिता में है, वो भी मास कॉम में एमए है कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय से।
और ऐसा कहूँ कि पिताजी के संस्कार कुछ इस प्रकार से रहे कि सभी उच्च शिक्षित हैं। चाहे भाभीियों की बात करें, दोनों LLB और B.Ed, और मेरी धर्मपत्नी जो अर्धांगिनी है श्रीमती पद्मा गुप्ता, उसका तो खासकर रोल है यहाँ पर मेरे जीवन को और संवारने में। माता पिता के बाद जो बेस मुझे मिला, बैकबोन के रूप में मेरे साथ रही, तो मेरा हर छोटे बड़े काम में मेरा सहयोग कर रही है। कहते भी हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है, तो मैं इसीलिए उसका नाम लेना ज्यादा बेहतर वो जरूरी भी है, आपको घर भी जाना है यहाँ से। घर भी जाना है, तो वो क्या है, हर चीज में मेरा सहयोग करती है। और एक लवली डॉटर है मेरी, छोटी बिटिया है, कार्मल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में तीसरी में है, दिव्यांशी गुप्ता। तो वो मेरा समझिए आधार है। अब मेरा सपना सब उसी के लिए है जी। तो ये मेरा पिता का ये कर्तव्य भी है। और आपने कहा 17 साल से आप अध्यापन के क्षेत्र में हैं, और आपको देख के आपकी उम्र का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। साथियों कह सकते हैं त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। तो क्या करते हैं अपने आप को इतना फिट रखने के लिए? देखिए, इसके लिए तो थोड़ी मोड़ी जो एक्सरसाइज है, और आपका जो रहन सहन खान पान है, वही मेन है। आज 40 वर्ष हो चुका है कंप्लीट मेरे को। वाह, क्या बात। और आप और भी बटमूल कॉलेज के अलावा कई संस्थाओं से जुड़े हैं जी। तो उसके बारे में बताइए, किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं? देखिए, जैसे मैं बटमूल कॉलेज में 2017 से हूँ। उसके पहले बहुत सी नौकरियां मैंने की अपने लाइफ में। 7वीं कक्षा से मैं नौकरी करता आ रहा हूँ। 7वीं की परीक्षा दिलाया और STDP से, स्वामी STDP से छत्तीसगढ़ी चौक से शुरू किया, और गिरवानी पेट्रोल पंप में किसी ठेकेदार के नीचे, ऐसे करते करते राधे श्याम कपड़ा क्लॉथ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बजरंग मोटर्स, और जैसा कि जनमित्रम जी संस्थान है, वहाँ भी मैंने किया। ऐसे करते जर्नी चली है MRC। और एक चीज का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा, अग्रवाल दिनेश एंड कंपनी, जब मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया, तो जो दिनेश अग्रवाल जी है, उनकी छवि इतनी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, उनके साथ रहकर एक पर्सनालिटी बिल्डअप हो जाती है। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा कि अकाउंटिंग और एक जो पर्सनालिटी बिल्डअप की बात होती है, उसके बाद सहारा इंडिया में इंटरनल ऑडिटर रहा, और बटमूल कॉलेज में आने के पहले विश्वविद्यालय गुरु घासीदास में मैंने अपनी सेवा दी। तो ये लॉन्ग जो जर्नी रही, इसके अलावा अब ये ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद है और गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, ये जिसकी जो मदर संस्थान है मान के चलिए, जिससे MOU साइन होकर ये अलग हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, पूर्व में बिलासपुर विश्वविद्यालय, तो वहाँ के अध्ययन मंडल का मैं सदस्य रहा हूँ और अतिरिक्त सदस्य के रूप में भी रहा हूँ, कई पैनल में भी रहा। और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय में मैं कंप्यूटर विज्ञान का जो संकाय है, कंप्यूटर विज्ञान का, उसमें मैं डीन के पद पर हूँ। अच्छा। और अभी नया समिति गठित हो रही है, मेरा कार्यकाल पूरा होने ही वाला है। लंबा कार्यकाल बोलिए, 3 साल का रहता है, 4 साल खींच गया। तो और इसके अलावा कई पैनल में हूँ विश्वविद्यालय में, परीक्षा में, रिजल्ट पैनल में, विद्या परिषद जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, उसमें सौभाग्य मिला मेरे गुरु के आशीर्वाद से। जो विशी साहब हैं, वो हमारे गुरुदेव भी हैं, बहुत ही विद्वत व्यक्ति हैं और सहज सरल व्यक्तित्व हैं। और उसके अलावा अटल बिहारी डॉक्टर CV रमन विश्वविद्यालय के BOS का मेंबर हूँ मैं, और केंद्रीय अध्ययन मंडल जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है, तो विगत वर्ष जो सिलेबस बनाया केंद्रीय अध्ययन मंडल में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, उसको भी बनाने में मेरा सहयोग रहा है। क्या बात। और इस वर्ष भी जो सिलेबस बना, उसको भी अनुमोदित करके बनाने में मेरा सहयोग रहा है। मैं केंद्रीय अध्ययन मंडल का सदस्य हूँ, नागपुर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का भी सदस्य रहा हूँ, और कई विश्वविद्यालय का सदस्य रहा। और अभी ऑटोनोमस बॉडी है, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, उनके DPU जैसा है बिलासपुर में, उसका भी अध्ययन मंडल का सदस्य हूँ। मतलब सिलेबस कुल मिला करके वो छट करके मेरे पास से जाने का सौभाग्य मिला। क्या बात है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी फोर्सबर्ग अमेरिका का भी मैं। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये ऐसे बहुत सारे संस्थान है, और सबसे बड़ा जिसका प्रभाव, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उसका एहसान नहीं भूलूंगा, राष्ट्रीय कवि संगम। अरे क्या बात। क्योंकि वो जो साहित्यिक जो मोड़ आया, जिससे आपसे मुलाकात हुई, तो ये मेरा सौभाग्य रहा है। और अपनी लोकल बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं घाट घाट का पानी पिए हैं, मगर अच्छे शब्दों में कहें कि बहु प्रतिभा के धनी हैं आप, मल्टी टैलेंटेड हैं। और गुप्ता जी, जैसा कि हम जानते हैं आप HOD हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बटमूल कॉलेज में, तो कैसे आप वहाँ पहुँचे? क्या शुरू से सपना था कि मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाऊँगा, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ और बनना चाहते हैं, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, और किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो आप कैसे इसमें आए? कंप्यूटर डिपार्टमेंट का तो ऐसा है, देखिए कि शुरू से मेरी जो रुचि रही है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि मैं बजरंग मोटर्स और ये सब में जहाँ काम करता था मैं, उसके ही पहले मुझे ये था कि कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है। टेक्नोलॉजी के प्रति जो रुचि हुआ वो STD PCO में जाने से हुआ, क्योंकि वहाँ हम देखते थे कि
कोई कहीं से फोन कर रहा है, हम्म। वो रिसीवर उठाए और एक कॉन्फ्रेंसिंग बटन होता था, दबाते थे। हम्म। तो मेरे को हमेशा रुचि थी कि हम जब बात करते हैं हम्म। नाना घर जा करके, मामा घर जा करके, तो पिताजी कैसे बात कर पाते हैं। हम्म। तो हमने देखा टेक्नोलॉजी, वहाँ पहली बार मैं सेल फोन का एक नमूना देखा जो हम्म। वायर से जुड़ा था, कि अच्छा। ऐसा भी हो सकता है। हम्म। ये तकरीबन 96 के आसपास की बात है। हम्म। उसके पहले मैं नहीं जानता था। हम्म। तो वहां से मुझे रुचि हुई, और फिर जब मैं काम किया, देखा कंप्यूटर ही कैसा है, क्या है। वहां बैठ के मैं इस फील्ड में आने के पहले ही उसमें काम करना शुरू सीख गया था, धीरे धीरे करता था। तो यहाँ से रुचि लगी। फिर मुझे टेक्निकली देखा कि 1984 में जब मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, एक्चुअल में उस राजीव गांधी जी ने लाया था ये इंडिया में। तो मुझे रुचि इसी बात से थी कि तकनीक किस प्रकार से कार्य कर रही है, एक्चुअल में इसका महत्व और यूज क्या है हमारे लाइफ में। धीरे धीरे 2-3 सालों में ही कंप्यूटर इतना ज्यादा बूम में आ गया कि हर जगह हम निजी उपयोग में लाने लगे। जब हम अपने निजी उपयोग में लाने लगे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की जो शुरुआत है 3000 BC, आप इमेजिन करेंगे, चाइना के बेबीलोनियन से शुरू हुआ। और वो सफर शुरू होते हुए चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए, 1833 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, और वैसा करते करते वो आगे आया। और आज जब हम यूज करने लगे, तो आज हम देखें कि कंप्यूटर का जो महत्व है उसकी स्पीड के कारण, उसकी स्टोरेज के कारण, बेसिकली हम, बाकी तो वर्सेटिलिटी तो है ही कि हम एक साथ कई काम उसमें कर सकते हैं अपने निजी उपयोग के लिए। तो ये सब चीजें मेरे माइंड पे इफेक्ट करने लगा। मैं और उससे संबंधित मैगजीन वगैरह देखा, और जब मुझे मौका मिला कि आईटी जैसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें मैं अपना ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, मेरे पिताजी की भी रुचि शुरू से रही कि मैं कुछ अलग फील्ड में जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब वकील थे। अच्छा। तो मेरी भी रुचि वो था कि उनके साथ काम करता था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। आपने कानून तोड़ दिया। हाँ, कानून तोड़ दिया। जो पारिवारिक कानून चला जा रहा था। तो भैया भी वकालत किए दोनों, पिताजी भी, भाभी भी। तो मुझे लगता था यार कुछ अलग होना चाहिए। और कंप्यूटर से इंटरेस्ट होते हुए फिर लैपटॉप वगैरह मैंने देखा, डेस्कटॉप देखा, और गुरु हासिया से मुझे मौका भी मिल गया, और इस प्रकार से मैं वो जर्नी शुरू किया। तो आज देखिए कंप्यूटर का महत्व इसलिए है क्योंकि आज आप अपने हर लाइफ के हर जगह पे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, सेल फोन। सबसे बड़ा स्मार्टफोन उसका एग्जांपल है जी, जो हम बोल सकते हैं पेंडोरा बॉक्स में आफत की पुड़िया भी बन गई। बिल्कुल सही है ना। मार्टिन कूपर ने भी अभी स्टेटमेंट दिया, जो डेवलपर है सेल फोन के, कि मैंने क्या बना दिया कि लोगों को इसकी लत लग गई है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में मैं बोलना चाहूंगा अपने जो यूथ है उनके लिए खास कर, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जो रात भर जग करके मोबाइल में रील्स देख रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी इज लाइक अ टू ए सॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार की तरह। यदि आप सही उपयोग करते हैं तो आप दुनिया जीत लेंगे, लेकिन अगर गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हर प्रकार की जानकारी है, गलत सही, और आज उसका दुष्परिणाम भी मिल रहा है, यूथ भटक रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही है। तो हम उसका सही उपयोग इसलिए, क्योंकि आज देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो सूचना प्रणाली का उपयोग कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर के लोगों को जानकारी प्रदान कर। और आज हम इंफॉर्मेशन एक्सप्लोसिव दौर से गुजर रहे हैं। मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप सुन रहे होंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर दिन पेपर में, न्यूज में आ रहा है कि भविष्य में 2-4 सालों के बाद 65,000 जो नौकरियां हैं चली जाएंगी। और उसका एग्जाम्पल भी दिख रहा है, अमेरिका है, सोफिया है, जो 48 विषयों के ज्ञानी है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, वो रोबोट हैं, साइबॉट हैं। तो हो सकता है, तो आप अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा यूथ को, हमको, क्योंकि हम आज बोल रहे हैं और हमको लेटर बना कर दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा है। आज साहित्य भी उससे अछूता नहीं रहा, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, दुनिया की हर भाषा में वो लिख दे रहा है। तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। इसका महत्व हमारे जीवन में यही है कि आप भी तकनीक के साथ अपग्रेड होइए। जो नहीं होगा वो वाकई में उनका गुलाम बनकर रह जाएगा, जैसा अभी अमेरिका का स्टेटमेंट आया, साइबॉट है। तो आप जब पढ़ाते हैं तो क्या इन विषयों का भी ध्यान रखते हैं? क्योंकि सिलेबस तो दिया रहता है कि ये पढ़ाइए, मगर कुछ ऐसा सिलेबस बोलते हैं कि जीवन में काम आता है जो पढ़ाया नहीं जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर 5 दिन सिलेबस को हम फॉलो करते हैं, मेरा रूल शुरू से रहा है, नियम। क्योंकि देखिए एक ही वे पे अगर आप चलते हैं तो विद्यार्थी के लिए ये टेडियस जॉब हो जाता है, मतलब उबाऊ हो जाता है, और फिर उसका ध्यान भटकने लग जाएगा, रुचि नहीं आएगी। तो एक अच्छा
पढ़ाने के लिए, उनको कैप्चर करके रखने के लिए और उनका भविष्य में भी उनको कुछ मिले। क्योंकि शिक्षा, जिस कॉलेज में मैं हूँ उसका मूल उद्देश्य शुरू से शिक्षा के साथ संस्कार। क्योंकि आप देखें, मैं रेड क्रॉस रेड रिबन से भी जुड़ा हुआ हूँ। हर दिन मैं कुछ ना कुछ समाज सेवी कार्य और बच्चों को जागरूक करना, समाज को जागरूक करने का कार्य का मुहिम चलाता रहता हूँ। तो मेरा ये है कि 5 दिन आप उनको पढ़ाइए। 6वें दिन जो शनिवार है हम रिवीजन करते हैं। मेरे यहाँ जो बच्चों को मैं कराता हूँ रिवीजन कराता हूँ, और उसके अलावा करेंट अफेयर्स और आपका ये जो तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी, क्योंकि बच्चे आजकल रील देखने में इतने व्यस्त हैं कि वो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, कुछ सर्च नहीं करना चाहते इसके अलावा। तो मैं उसको खोज कर लाता हूँ, बताता हूँ। जैसे आज किसी को अगर आप पूछ लेंगे कि QR का फुल फॉर्म क्या है, सब कर रहे हैं UPI के माध्यम से, लेकिन QR का फुल फॉर्म बहुत 2 या 3% ही आपको जवाब दे पाएंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बता दें ताकि उनको हमेशा के लिए जानकारी बनी रहे उनके। अच्छा, तो QR का जो फुल फॉर्म होता है सर, वो होता है क्विक रेस्पॉन्स। अच्छा, इसीलिए क्योंकि बार कोड जैसे होता है 20,000 बार कोड मिल रहा है, उसी प्रकार उसी का ये वर्जन है। और जब अब ये बात हो ही गई है तो मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि QR कोड का 1% लोग ही उसके डेवलपर का नाम जानते हैं। बिल्कुल, और 1% भी हम कह सकते नहीं, तो उसकी भी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे दें। तो ये अवसर मिला है, मैं बता देता हूँ। वो जापान के हैं, मासाहिरो हारा हैं, जो QR के जनक हैं। और ये बातों में ये बात निकल गई, और हम कह सकते हैं वो हीरो हैं मगर हारे नहीं है, ऐसा नाम है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो है जानकारी, इस प्रकार की जानकारी मैं खोज के बच्चों को बताना चाहता हूँ। अच्छा, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। और बीच में कभी सेकेंड हाफ में कभी खेल खिलवाने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर भी रहा हूँ सर, और मैं अपने कॉलेज में जिला स्तरीय महिला पुरुष खो खो, राज्य स्तरीय महिला खो खो करा चुका हूँ। और स्पोर्ट्स क्लब छत्तीसगढ़ का बनाया हूँ, जिसमें सारे छत्तीसगढ़ के, ऐसा कोंडा गांव, बीजापुर, नारायणपुर के भी स्पोर्ट्स ऑफिसर जुड़े हैं। और आज हम लोगों का कम्युनिकेशन चलता है। और जो आप खेलो इंडिया, खेलो प्रो कबड्डी, उसके जो इंटरनेशनल रेफरी हैं, अच्छा, वो उसमें जुड़े हुए हैं। क्या बात, क्या बात। उनसे मेरी बात हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई फील्ड है जिसमें आप जुड़े ना हो। STD से लेकर के कहाँ तक पहुँच गए हैं। और हमने आपको एक बात बताई थी कि आप एक साहित्यकार भी हैं। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी आपसे लेते हैं। तो कब से आप साहित्य में जुड़े, और साहित्य एक ऐसी चीज है कि जिसको सिखाया नहीं जा सकता। कई लोगों में शुरू से लिखने का शौक रहता है। तो पहला प्रश्न इस विषय में मेरा यही है कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक कवि के, साहित्यकार के गुण हैं? देखिए, साहित्यकार शब्द ये तो बहुत बाद में पता चला कि इसको साहित्यकार भी बोलते हैं। हाँ। लिखने का रहा सवाल जो है, तो मैं पहला जो मेरा प्रोग्राम मैंने दिया KG1 में, उसका एक छोटी कविता थी बच्चे की, और मैं अपने मन से जो मनगढ़ंत लिखते हैं KG1 में, हाँ, उसी बिल्ली ने प्रोग्राम बनाया। DAV कॉन्वेंट में मुझे मौका मिला और उसको वहाँ सुनाना था एनुअल फंक्शन में। तो वहाँ पर मैडम ने खड़ा कर दिया मुझे, और वहाँ से मैं लिखा। और उसके बाद फिर दूसरी कक्षा में एक्चुअल में मुझे इसका भान आया कि मैं कुछ लिखता हूँ, और मैं उसको लिखता था। और मैं कागज को, बस ये मुझे ज्ञान नहीं था कि इसको मैं कलेक्शन कर सकता हूँ। रखता था, लिखता था। और बड़े होते तक, मतलब समझ जाइए कि जब मैं 8th क्लास पहुंचा, तब बोलते हैं ना कि एक क्रांति टाइप की बॉडी में उठ जाती है कि भाई अब मेरे को इसको अच्छे से सहेज के रखना चाहिए। तो 8 से मैं फिर 7 के एग्जाम हो गया था, तब से फिर जब मैं पार्टिसिपेशन करना शुरू किया, जैसे वन विभाग का निकला तो पता करके अपन चले गए, यातायात का निकला तो पता करके चले गए, स्कूल में हुआ तो चले गए, कोई इंटर स्कूल कंपटीशन है तो मैं ऐसे गीत में, लेखन में, तो कविता प्रतियोगिता हुआ, ऐसे राइटिंग हुआ, डिबेट हुआ, तो इसमें मैं हर में पार्टिसिपेशन करने लगा और मैं लिखता चला गया। इसके लिए मैं राज्य स्तरीय और साइंस फेयर वगैरह में, और गीत में तो मैं नेशनल लेवल तक भी गया हूँ। तो लिखने की कला मुझे समझिए 7वीं कक्षा से मुझे पता चला। और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो दरख्तों के साये में पनपता छत्तीसगढ़ मैंने लिखा। अच्छा। जो दैनिक भास्कर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। क्या बात, क्या मंगा गया था, और वो आज भी मेरे पास है। वो कटिंग बहुत बड़ा छपा था। मैं आश्चर्य खुद करता हूँ कि मैं कैसे लिख दिया। तो वो मेरी एक जर्नी रही है। और रहा सवाल जो गीत कविता का, तो ये और बढ़ता गया जब मैं 2006 की बात है,
तो कुछ ट्रेजिडी लाइफ में होती है, इधर उधर शेयर अपन नहीं कर पाते कई बार समटाइम्स। तो वो गीत को फिर मैंने सहेजने लगा और 2014 में मेरी पहली पुस्तक मैंने प्रकाशित की। अच्छा। क्या शीर्षक दूं, हिंदी की शीर्षक ही हाँ, क्या शीर्षक, क्या शीर्षक दूं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें प्रेम से जुड़ा भी था, उसमें सामाजिक जुड़ा भी था, जिसमें मेरी पहली कविता जो मैं 8th स्टैंडर्ड में लिखा था वो छपी है कि क्योंकि मैं सामाजिक कुरीतियों से और इससे बहुत व्यथित रहता हूँ। तो आप अगर कविताएं देखेंगे मेरी तो समाज से और अपनी जीवन से संबंधित ही मिलेंगी। तो आम का अचार और इंसानी व्यवहार ये है। अच्छा। और जो बोलेंगे कि ये कैसे लिखते हैं, कहाँ पर समय मिलता है, तो शायद आप हंसेंगे भी। ये टॉयलेट में मैं बहुत गाली खाता हूँ। मेरे घर वाले चिल्लाते हैं तो इतना टाइम क्यों लगाता है, सो तो नहीं जाते। हाँ, सो तो नहीं जाते। तो वहीं से कनेक्शन शायद बैठ जाता है, वहाँ पे सिग्नल मिलता है और वहीं से। तो उसका सेकंड मेरी जो कविता थी टॉयलेट एक सुविचार, क्या बात है। ये 2004 में लिखी कविता है। और हम जानते हैं जैसा कि अलग अलग विधाएं होती हैं। हाँ। तो किस विधा में आप लिखते हैं? देखिए, एक्चुअल में साहित्य में जो कविता जो होता है, पद्य जिसको बोलते हैं और गद्य होता है। तो मैंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो पद्य में जैसे छंद होता है, तो कई लोग जो एक्चुअल साहित्यकार हैं, मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर और एक वो भी है ना, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कभी खद्योत समाह जाता करे प्रकाश। खद्योत मतलब जुगनू की तरह। तो मैं जुगनू भी नहीं हूँ, ऐसा है। ये बड़प्पन हो सकता है अपना, और तो सीखना तो निरंतर जारी रहता है। तो छंद की अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार के छंद होते हैं, क्योंकि लय जो होता है वही छंद है। आपके बोलने का, आपके जो भी कहने का है अंदाज है, लेखन कार्य है। तो गीतिका, हरिगीतिका, मनहरण ऐसे लिखते हैं। तो मैं एक छंद बोलता हूँ, भावात्मक छंद। अच्छा। हाँ, ये भावात्मक मतलब भाव रूप। आप जो आपकी भावनाएं, जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअल छंद के पीछे दोहा, रोला, चौपाई इस टाइप का आप लिखिए। आपका अपने आप वो चौपाई बन जाएगी, अपने आप वो दोहा बन जाता है, और दोहा कोटा सोठा बन जाएगा, गीतिका बन जाएगी लंबी है तो ऐसा है। और रस की बात करें तो किस रस में आप लिखते हैं? रस तो देखिए ज्यादातर श्रृंगार है, और सामाजिक अगर बोलेंगे तो कुछ हास्य के भी हैं। और मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। वीर का भी कुछ है, जैसे देशभक्ति है। सब रस बोल सकते हैं। हाँ, घोल कर जो आजकल मॉकटेल चलता है, आप देखें उस टाइप का मान के चलिए। जैसे आपकी पुस्तक थी क्या शीर्षक दूं, उसमें सभी विषय थे, सभी और इसमें बोल सकते हैं कि सभी रस में आप लिख सकते हैं। और एक है जो मेरी 2014 में प्रकाशित हुई, क्या शीर्षक दूं, 15 में हुई है। 2014 में द लाइफ इन डिफरेंट ओशन एंड वेज, ये इंग्लिश में है। अच्छा। ये मैं लेकर आया भी था, रखा भी हूं। कितनी पुस्तकें आपकी छप चुकी है? देखिए, मेरी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि जितने माननीय कुलपति महोदय हैं और जितने बड़े जो गणमान्य हैं, उनके द्वारा उनके कर कमलों से मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई है। मेरे गुरुदेव से भी लगातार 2 वर्षों से मेरी 2 पुस्तकें और प्रकाशित हुई हैं। अंतर्द्वंद, अकाल्पनिक घटनाओं का काल्पनिक चित्रण, ये पद गद्य में है। 10 कहानियां हैं जो स्क्रिप्ट भी हैं, और जो मैंने भेजा है, शायद भगवान की कृपा रही तो उस पर डॉक्यूमेंट्री वगैरह। क्या बात। और साहित्य की हम केवल बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई रचना आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। अच्छा, मैं एक गीत सुनाना चाहूँगा। एक शायरी और गीत है, छोटा छोटा सा है। स्वागत है। क्योंकि जन्माष्टमी है और कान्हा के बिना सब कुछ अधूरा है, जन्माष्टमी रही है। तो मैंने एक गीत लिखा है, गोविंदा गोविंदा गोपाला। चंद पंक्तियां सुना रहा हूँ आपको। स्वागत है। क्योंकि इसके बोल वगैरह सब मेरे द्वारा ट्यून भी है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये कंपोज भी हो जाए। गोविंदा गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी महिमा सबसे प्यारी। तुम्हारी लीला सबसे न्यारी, तुम्हारी महिमा सबसे प्यारी। दुखियों के तुम कष्ट हरते हो, सुखियों को तुम सुख देते हो। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। देव की माँ ने जन्म दिया है, यशोदा माँ ने पालन किया है। वासुदेव नंदन नंद के लाला, तुम्हारी कृपा से फैले उजियारा। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। बाल ग्वाल संग मटकी फोड़ा, कालिया नाग का गर्भ भी तोड़ा। कंस को मारा, मथुरा को जीता, तुम्हारी वाणी भगवत गीता। गोविंदा
गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। जमुना के तट रास रचाए, ओ प्रभु जी गोपियों संग रास रचाए। राधा रानी तुम्हारी दीवानी, वो तो प्रभु सिर्फ तुमको चाहे। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर बांसुरी वाला। वाह, ये गीत और है। एक शायरी की बात आपने की थी। शायरी तो ऐसा है कि सर देखिए, वो पता नहीं मेरे को शायरी है भी कि नहीं, लेकिन एक दिल की बात है हाँ। कि गमज़दा शायर। आहा, तो जैसा आज लड़के लड़कियां सब परेशान हो गए हैं, आप देख रहे हैं सबका दिल टूटा है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि गैरों के दिए धोखे का कोई गम ना था, आहा, गैरों के दिए धोखे का कोई गम ना था। हम्म। अरे हुजूर अपनों का दिया जख्म भी कुछ कम ना था। आहा, वाह, क्या बात। अरे हुजूर अपनों का दिया जख्म भी कुछ कम ना था। रिश्ते निभाते निभाते ना जाने में कब मजबूर बन गया। आह, मानो जिंदगी और मौत में संघर्ष ठन गया। आह, क्या बात। रिश्ते निभाते निभाते ना जाने कब मैं मजबूर बन गया, और जिंदगी और मौत में संघर्ष ठन गया। और दफन हो गई सारी ख्वाहिशें, दफन हो गई सारी ख्वाहिशें दिल के गुमनाम तहखाने में। और चंद आखिरी सांसें गिन रहा ये गमज़दा शायर किसी अनजान महखाने में, किसी क्या अनजान महखाने वाह, में। बहुत बढ़िया शायरी, और उम्मीद है कि हमारे जितने दिल जले लोग हैं उनको ज्यादा ये प्रेरित करेगी। और साहब, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने छत्तीसगढ़ी में एक गीत लिखा है, जी। और कब लिखा, कैसे लिखा, ये हम जानेंगे। उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, और वो गीत हमें और हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाएं। जी, छत्तीसगढ़ी पे 2-3 रचनाएं मैं कर चुका हूं, और जो गीत है मेरे दिल के करीब है कि जब छत्तीसगढ़ गठन हुआ तो हम सभी जानते हैं कि हम भारत को माँ कहते हैं, और भारत माँ की जो दुलरू बेटी हम बोलते हैं, दुलारी बेटी, छत्तीसगढ़ को हम मानते हैं, और छत्तीसगढ़ को हम महतारी कहते हैं। जी, जी। तो मेरे मन में तब से ये ख्याल आ रहा था, और वो गीत मैंने 2007 के आसपास मैंने लिखा है, और मैं उसको गीत के कुछ बोल में सुनाना भी चाहता हूँ। स्वागत है। और ये अवसर है, मेरा सौभाग्य है कि रेडियो धूम ने मुझे अवसर दिया है, क्योंकि इसके पहले मैं कई बार प्रयास किया कि ये सीएम साहब के पास जाए, पहले भी पूर्व में भी, और लोग इसको तवज्जो दें और रिकॉर्ड भी हो ये। तो गीत है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, हाँ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे कतका करो बखान। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे कतका करो बखान। चहुर खेत खलियान हावे, फैलत है हरियाली। किस्म किस्म के फूल फल्ले, महकत तोर फुलवारी। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। एक तरफ चंद्रसेनी हावे, दूसर ओर बंजारी। नदिया तीर माना थलदाई, पहाड़ पर बमलाई। रतनपुर महामाया ता, रायगढ़ बूढ़ी माई। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। मेन पाट शिमला हावे त, राजिम प्रयाग जिसन है। महानदी विशाल स्वरूप, जीवन के उजियारा। और मनमोहक दृश्य लहे है, चित्रकोट के धारा। चैतुरगढ़ के कश्मीर हावे, ते हंस हमर सहारा। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। सुंदरलाल के सपना हावे, दलराम राव के जबानी। सुंदरलाल के सपना हावे, दलराम राव के जबानी। घासी बाबा के उच्च विचार, लाथे अमृतवानी। हो मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। विश्व प्रसिद्ध चक्रधर समारोह, रायगढ़ कला के धानी। हो रायगढ़ कला के धानी। राम भगवान के ननिहाल हावे, दक्षिण कौशल के कहानी। हो दक्षिण कौशल के कहानी। एक और शिवरी नारायण हावे, बिलासपुर संस्कार धानी। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। गोमाडा अभ्यारण हावे, हावे कानन पेंडारी। हो हावे कानन पेंडारी। अजब गजब पशु पक्षी हावे, बघवा चीतल के संगवारी। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान। जगदलपुर इमली मंडी हावे, नाम करे सियामा। साल सराई राज वृक्ष है, हो साल सराई राज वृक्ष है, छाँव करे मड़िया में। ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर कतका करो बखान।
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यही छमर कहानी हो, हाँ। यही छमर कहानी। मोर छत्तीसगढ़ मातारी तोर कतका करो बखान, छत्तीसगढ़ मातारी तोर कतका करो बखान। क्या बात, क्या बात। और भी पंक्तियां हैं लेकिन लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं जी, गा और रहा हूं। इतने में ही हम और फिजिकली तो नहीं, हाँ। मतलब मानसिक रूप से हाँ। हम पूरी सैर कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ का। कि अलग अलग जिलों की बात जी। की, रायगढ़ की बात की जी। आपने, और बहुत अच्छा लग रहा है जब हम इसको सुन रहे थे तो। जी। और इसके अलावा जी। जैसे हम तो जानते हैं साहित्य में आप रुचि रखते हैं, जी। और कौन कौन से शौक हैं आपके? सर एक्चुअल में साहित्य तो मेरा पूरा जीवन हो गया है और मैं उस पर आगे और भी बढ़ना चाहता हूँ। इंग्लिश में, हिंदी में मैंने मेरी रचनाएं हैं पुस्तकें जैसी, और 2 पुस्तकें और आने वाली है मेरी। एक है मेरी अविस्मरणीय यात्रा का वृत्तांत और एक विषय पर संबंधित है। अच्छा। और भी एक है जिसको अभी मैं डिस्क्लोजर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो जी। लगभग प्रकाशन के दौर पे है हाँ। वो उसी की नाम राज को राज रहने दो, राज। पर्दा ना उठाओ। तो मेरा शौक है सर सिंगिंग, हाँ। एक जो मैं कहीं भी शुरू हो जाता हूँ। वो झलक रहा है। और संचालन, मंच हाँ। संचालन करना मेरा बहुत बड़ा हॉबी रहा है। हाँ। कई जगहों पर मैंने मंच संचालन किया है। तो मुझे मिमिक्री का बड़ा शौक है सर। अच्छा। हीरो हीरोइन बचपन से, पहले मैं नहीं जानता था दूसरी कक्षा तक कि इसको मिमिक्री कहा जाता है। दूसरी कक्षा हाँ। तक कई लोग तो 5वीं 8वीं तक नहीं जान तो पाते मैं हैं मिमिक्री मिमिक्री क्या वगैरह है। की आवाज निकाला करता था। हम्म। तो तीसरी कक्षा जब मैं आया तो सुदेश भोसले जी को मैंने सुना, हम्म, तो मेरे दिमाग में अरे यार ये तो एक कला है हम्म, ये। तो मैंने उनको सुना तो कई आवाज निकाली उन्होंने। हम्म, तो मैं 2-4 ही एक्टर और कुत्ते बिल्ली जैसा बचपना होता है निकाला करता। फिर मैंने अपनी कोशिश की और मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस का आवाज, लगभग कितने लोगों की आवाज निकाल लेते हैं आप? लगभग बहुत सारे, बस 2 बार सुनना पड़ता है। और एक्टर एक्ट्रेस में जी, ओम प्रकाश जी को आप जानते होंगे, पुराने हाँ। एक्टर हैं हाँ, जिसको अमिताभ बच्चन जी दद्दू कहते थे। तो उनका आवाज मैं निकाल रहा हूँ। भाई और बहनों, आज रेडियो धूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज आप आइए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जहाँ तक हो सके पूरी दुनिया में फेमस कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और झलक दिख रही है। हाँ। और कहते हैं कि चावल पूरा पका है या नहीं, इसको जानने के लिए पूरा चावल नहीं देखना पड़ता, ऊपर के 4 दाने से हम पता लगा सकते हैं कि पक गया है कि नहीं। और हम थोड़े से में जान पा रहे हैं कि आप कितने लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप बटमूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, जी। इतनी सारी विधाओं में लिखते हैं और मिमिक्री करते हैं, तो कैसे अपने लिए समय निकाल पाते हैं इतनी व्यस्तता के बीच? सर देखिए, वैसे तो मैं वाकई में बोलूँगा तो मैं व्यस्त तो बहुत रहता हूँ, क्योंकि लगभग मैं जितने महाविद्यालय से जुड़ा हूँ सबसे कहीं ना कहीं से फ़ोन आता रहता है। हर समय, शाम हो रात हो, विद्यार्थी जुड़े हैं। घर परिवार भी देखना पड़ता है क्योंकि घर अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो आपको सब बंद हो जाएगा, आपातकाल लग जाएगा। तो उस समय में जब मेरे मन पे कुछ विचार आता है तो या तो अगर समय नहीं मिल रहा है उस समय तो मैं उसको बार बार अपने मेमोराइज करता रहता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट एक सुविचार मेरी कविता रही है, तो वहाँ जाकर के मैं उसको और बढ़ा लेता हूँ। फिर आ करके सबसे पहला मौका खोजते किसी भी समय मैं उसको लिख लेता हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, कॉलेज में हूँ, कहीं भी हूँ। जब मेरे मन में विचार कौंधा मैं उसको 2-4 लाइन लिख लेता हूँ। फिर समय निकाल करके किसी भी समय, रात हो दिन हो, कभी रात को 1 बजे 1:30 बजे नींद नहीं आ रही है, आप उठ गए 4 बजे नींद खुल गई, तो जब मन लगा, मतलब वो एक बोलते हैं ना, वो परमात्मा से सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि भाई तेरे को ये लिखना है। और तो किसी वो ने आप क्या लिखना। खूब कहा है, हाँ। आत्मा के सौंदर्य का हाँ। शब्द रूप है काव्य, जी। आदमी होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये कवि होना सच में सौभाग्य की बात सौभाग्य है, और बहुत कम लोगों के हाँ। अंदर ये गुण होता है। हाँ। कहते हैं आपको कोई गीत गाना सिखा जी। सकता है, जी। डांस करना सिखा सकता है, जी। बैडमिंटन हॉकी सब सिखाया जा सकता है, जी। मगर लिखना सिखाया नहीं जा सकता, हाँ। उसको बेहतर जरूर बनाया जा जी, सकता है। जी। तो भगवान की हाँ। कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है जी। आपके ऊपर, जो आप इतना लिख पाते हैं। जी। और समय कैसे अंत तक हम आ गए हमें पता ही नहीं चला। और हम जानना चाहते हैं कि आप कई क्षेत्रों से जुड़े हैं, हाँ। तो हम एक मिश्रित एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। कंप्यूटर जो सीख रहे हैं हाँ। उनके लिए, जो साहित्यकार हैं उनके लिए, जी। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कंप्यूटर सीखने के लिए, और जो साहित्य में आ रहे हैं और किसी भी विधा जी, में जी। क्यों ना हो? देखिए, कंप्यूटर सीखना का ऐसा है कि आज स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू कर दिया गया है।
आज छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरी बेटी है, कई बार वो ऐसा प्रश्न कर देती है, तीसरी कक्षा में है, कि 2 बार सोचना पड़ जाता है कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर से रिलेटेड। कई बार वो खुद से चला रही है, आप उसको ज्ञान नहीं दे रहे, आप दुनिया में सिखा रहे हैं लेकिन अपने घर के बच्चे को नहीं समय दे पा रहे हैं। चिराग तले अंधेरा वाला बात है। तो वो अपने से करके थोड़ा मोड़ा आप बता दीजिए, लेकिन वो करना सीख गई। तो बच्चे तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ आ रहे। मेरी कविता भी है बच्चे और कंप्यूटर में समानता। तो बच्चे अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ ही पैदा हो रहे हैं। उनको आप खुद बताने की जरूर, पैदा होते ही, जैसे मेरी बेटी है वो छोटे में 1-1.5 साल की रही होगी, वो टच हो गया माइक और गूगल में उसने सर्च किया और मोटू पतलू लगाइए भैया ऐसा बोल रही थी। हम बोले क्या हो गया इसको, तो दिमाग में अंतर तो नहीं आ गया। तो हमने देखा कि अरे, तो बच्चे कहने का मतलब बहुत ज्यादा जानते हैं, बड़ों से ज्यादा होशियार हैं आज। बिल्कुल। तो कंप्यूटर ऐसा है सर कि अब केवल डिग्री से मतलब नहीं, जो यूथ है, जैसे हम बचपन में अपने सुनते आए हैं कि हमारे जो सीनियर्स हमें लगा डू हार्ड वर्क, बट let me tell something about for youth. Hard work is good, but sometimes hard work may beats your talent if your talent doesn't work hard. So first find your talent inside you, whatever you have, और develop your skill. क्योंकि आज जो है आप डिग्री मायने नहीं रखती, आज आपको नॉलेज प्लस स्किल मायने रखता है जी। अगर आप अपग्रेड हैं तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मार्क जकरबर्ग हो, ये ज्यादा आगे डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन आज दुनिया में राज कर रहे हैं जी। सबसे अमीर व्यक्तित्व में गिने जाते हैं, धनी व्यक्तित्व में, उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो रील ज्यादा ना देखें, रील का सदुपयोग देखें, अच्छे रील देखें, प्रेरणा जो दायक होता है उसको, प्रेरक प्रसंगों पर ज्यादा फोकस करें। मोबाइल जैसा मैंने बताया जादुई डिबिया है, आप उसमें सर्च करें। और टाइम इज मनी, जैसा हम जानते हैं, समय का सदुपयोग करिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे, मेरा ये भी कहना है सर, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप 10 घंटे अगर कार्यालय में बैठे और ब्लैंक बैठे, इससे अच्छा आप कई कार्य कर लीजिए, अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आप समय दीजिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, उनकी एक रचना है, कोई रह जाता कोई अर्थ नहीं, मुझे अचानक याद आ गया। तो 2 पंक्तियां मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब ये समय बीत जाता है सर, आज 40 ईयर में भी मैं बहुत पछताता हूँ, हालांकि रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ इज बोन ऑफ गॉड। We never ever expect which page brings good or bad twist for us. मतलब हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि कौन सा पेज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा कल क्या होना है, कोई नहीं जानता। तो वर्तमान में जिए, खुशहाल जीवन जिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुशहाल रखें। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने सही लिखा है कि कोई अर्थ नहीं, उसका शीर्षक है कि नित जीवन संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात। क्योंकि जब आपका जीवन चला जाएगा तो ये बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारी आने वाली यूथ परेशान हो जाएगी, भैया मैंने अपना समय कहाँ डाल दिया। तो उन बच्चों से निवेदन है और हमारी पीढ़ी से भी, और मैं खुद पे ये लागू करता हूँ कि वो चीज़ हो और सब मिलनसार रहें, जैसा कि देश विदेश में चल रहा है। तो मैं एक और सीख देना चाहूँगा इस रेडियो धूम के माध्यम से, मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए तो मैं तहे दिल से जितना भी धन्यवाद करूँ आप लोगों का मैं कम ही है। और हम ये कह सकते हैं, बीच में आपको टोक रहा हूँ, कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो रेडियो धूम प्रतिभाओं का जरूर सम्मान करता है, और हम आप तक पहुँचे ये भी हमारे लिए सम्मान की बात है। तो यही है कि सब मिलकर रहें। मेरी एक संस्था मैं चलाता हूँ जो है ग्लोबल जस्टिस नंबर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, बौद्धि में है। अभी उसका नाम है मानव समाज की स्थापना होने वाली है, कुछ दिनों के बाद हम करने वाले हैं हमारी संस्था के थ्रू, जिसका उद्देश्य ये है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक हैं, प्रकृति ने हमें एक बनाया है, हम सब मिलजुल करके रहें और प्रेम और शांति के साथ रहें। और जो कवि हैं, जो लिखते हैं, कागज में लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, मगर लोगों के सामने आ नहीं पाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, मगर उनको ऐसा लगता है कि कई लोग हैं और हम इस प्रतिस्पर्धा में डटे रहेंगे कि नहीं डटे रहेंगे, उन नवांकुर साहित्यकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, लिखने की जो कला होती है एक्चुअल में ये वरदान ही है, मैं कहूँगा, जो मैं सोचता हूँ मुझे भगवान ने नवाजा, और भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, मैं तो श्रेणी में नहीं गिनता अपने आप को। कुछ नए जो प्रतिभा है, बड़े को तो मैं कुछ सम्मान ही करता हूँ क्योंकि जुड़ा हूँ। और भाई महावीर अग्रवाल जी जो रायगढ़ के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कवि संगम से जोड़ा, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप लोगों से संपर्क में आया। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो जो भी लिखते हैं वो ये नहीं देखें, क्योंकि कई हमारे जो बड़े हैं,
दिग्गज हैं, वो कई बार टोक देते हैं कि अरे ये तो छंद नहीं है, अरे ये तो रस नहीं है इसमें कोई, आप गीतिका में नहीं लिख रहे हैं, आप मनहरण गरहाक्षरी छंद में नहीं लिख रहे हैं, व्याकरण में नहीं लिख रहे हैं। व्याकरण नहीं है। अभी मैंने एक देखा, क्योंकि एक ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, राष्ट्रीय कवि संगम के अलावा, तो उसमें आया, क्योंकि जो मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई है गुजरात में लास्ट ईयर, नियति का सफरनामा, अच्छा, तो वो बहुत फेमस भी है, उसकी स्क्रिप्ट भी बन रही है। तो उस ग्रुप में मैंने देखा कि एक साहित्यकार ने लिखा कि अरे इसमें तो तुकांत नहीं है। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को, जो भी हमारे नए साहित्यकार हैं, आप ये सब चीज़ों को, दुनिया को भूल जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ, लोगों का काम है लोगों कहना। का काम है कहना। हाँ। और लोग जो है हमेशा टांग खिंचाई का काम करते हैं, आपका काम है बढ़ना। तो आप बढ़ते रहिए, लोग बुराई करेंगे ही। एक अच्छा किसी ने कहा है, मैं उस 2 लाइन, जीवन का क्या महत्व है मैं बता दे रहा हूँ, कि आईने रखता था, जब आईने रखता था तो बुराइयां ही नसीब होती थी, और आज मुखौटे रखने लगा तो तारीफें मिलने लगी। वाह, क्या बात, क्या बात। तो आज वही जमाना है, आप भूल जाइए दुनिया को, कौन क्या बोल रहा है, आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्षमता है, आप उसको निखारिए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, मगर समय ज्यादा जी। अनुमति नहीं दे रहा है। हाँ। सीधे हम जानना चाहते हैं, रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा, आज का ये अनुभव कैसा रहा आपका? रेडियो धूम में आना ये मेरा स्वर्णिम पल है, ये मेरे लाइफ का गोल्डन मोमेंट मैं कहूँगा। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए तो मैं जैसा बोला कि हृदय से धन्यवाद है, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मिलकर तो खासकर से मैं कहा, आपको सुनता रहता हूँ, रेडियो धूम को मैं देखता रहता हूँ, उसमें लाइक सब्सक्राइब भी करता हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए अच्छा लगता है रेडियो धूम, क्योंकि एक तो ये लोकल प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहा है, क्योंकि हम जैसे लोग पहुँच नहीं पाते कहीं पर, और अगर रेडियो धूम उन तक पहुंच बना करके उनको आमंत्रित कर रहा है, ये दुनिया के प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल पे चैनल 89.6 पूरे भारत में प्रचलित है, बल्कि मैं बोलता हूँ विदेश से भी लोग देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं, और आपको तो खासकर पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें देखा मैंने 17,000 के, एक में मैंने देखा 24,000 के, बाप रे, मैं बोला इतने फेमस भैया जो है। तो मेरा कहना ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, और हम ऐसा मौका दोबारा मिले, कभी हम भविष्य में कुछ और अच्छा करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप यहाँ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा मौके की बात करें तो हम रिपीट भी करते हैं गेस्ट को। अब समझिए, हमारा जो पहला प्रोग्राम रहता है ये रफ कॉपी रहती है, अच्छा, जिसमें सभी विषय रहते हैं। जैसे हमने आज आपसे कई विषयों पर बातचीत की, और एक समय ऐसा आएगा कि हम केवल साहित्य पर बात करेंगे, केवल कंप्यूटर पर बात करेंगे, कभी समय मिला तो हम जरूर करेंगे। तो बहुत हमें भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धूम के स्टेशन में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर विक्रांत गुप्ता जी, जिनके बारे में हमने आज जाना। कई संस्थाओं से आप जुड़े हैं, बहु प्रतिभा के आप धनी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमें ये उम्मीद है कि आपको भी हमारी बातचीत पसंद आई होगी। ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट और मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे समाप्त होता है। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला, और इस प्रोग्राम को होस्ट किया आपके दोस्त आरजे राघव ने। तो दोस्तों, अब मुझे यानी अपने दोस्त एंड होस्ट आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार। नमस्कार।